देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह खबर, जहां 2020 दिल्ली दंगों की साजिश का मामला। दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने कोर्ट में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन सहित 20 लोगों के नाम, सभी पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। तो चार्जशीट में शर्जील और खालिद सैफी और ताहिर हुसैन सहित 20 लोगों के नाम शामिल हैं। तो सभी पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा है। तो 2020 दिल्ली दंगों की साजिश का यह पूरा मामला। तो दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इस दौरान किस तरह से, देखिए, पुलिस ने कोर्ट में 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये दाखिल की है। तो चार्जशीट में शर्जील इमाम, उमर खालिद का नाम, इसके साथ ही खालिद सैफी और ताहिर हुसैन सहित 20 लोगों के नाम इसमें शामिल है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, 2020 दिल्ली दंगों की साजिश का ये पूरा मामला, जहां चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 2020 में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं 5वीं जो अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल कर दी है। और पुलिस ने इस चार्जशीट में सीधे तौर पर शर्जील इमाम की बात करें या उमर खालिद की बात करें, खालिद सैफी की बात करें और यहाँ तक कि ताहिर हुसैन सहित करीब 20 लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने के साजिश रचने का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने लगाया है। तो निश्चित रूप से शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से कई जगहों पर दिल्ली में हाल ही में उनके समर्थन में भी प्रदर्शन हुए थे और खासतौर पर अगर हम जेएनयू की बात करें तो। लेकिन अब कहीं न कहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद की मुश्किलें कम नहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से ये चार्जशीट दाखिल की है, निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर आरोप इन सभी लोगों पर लगा है, जिसमें शर्जील इमाम का नाम है, उमर खालिद का नाम है, खालिद सैफी का नाम है, ताहिर हुसैन का नाम है। करीब 20 ऐसे लोग जिन पर आरोप लगा है कि कहीं न कहीं 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए उसको लेकर उसमें इन लोगों का हाथ था दंगा भड़काने के, जो साजिश रचने का जो बड़ा आरोप है वो कहीं न कहीं इन लोगों पर लगाया गया है। हालांकि मामला अब कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे रुख कोर्ट का रहने वाला है, क्योंकि लगातार उमर खालिद की ओर से या शर्जील इमाम की ओर से खासतौर पर बात करें तो पहले भी कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी कि उन्हें राहत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन आरोपियों को राहत मिलती हुई नजर इतनी आसानी से नहीं आ रही है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं सपा का प्रतिनिधिमंडल जाएगा गौतम बुद्ध नगर। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल जाएगा गौतम बुद्ध नगर। एनडीए कार्यालय के सामने किसानों के धरने का मामला, किसानों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद भेजा जेल। तो घायल किसानों से मिलने जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। घटना की जांच के लिए नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जाएगा ये पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, एमएलए अतुल प्रधान आदि के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो किसानों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद सपा का ये प्रतिनिधिमंडल घटना के लिए नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जाएगा, जिसके बाद पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और एमएलए अतुल प्रधान का नाम शामिल है। ये डेलीगेट्स पहुंचेंगे। तो सपा का प्रतिनिधिमंडल गौतम बुद्ध नगर जाएगा, जहां किसानों से मुलाकात भी करेंगे। तो 12 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल है जो कल गौतम बुद्ध नगर जाएंगे। तो एनडीए कार्यालय के सामने किसानों के धरने का ये पूरा मामला, जहां इस दौरान लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया, जिसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा, घायल किसानों से मिलेगा सपा का ये प्रतिनिधिमंडल। इस दौरान किसानों की कहीं ना कहीं मांग को लेकर आवाज भी उठा सकता है यह प्रतिनिधिमंडल।
अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। श्रद्धालुओं के लिए नवंबर 2023 से शुरू होगा राम पथ। जनता को सौंपे जाएंगे राम पथ और भक्ति पथ। अयोध्या में 5 तरह के पथों का हो रहा निर्माण, जिसमें राम पथ, भक्ति पथ, पंचकोसी मार्ग पर काम जारी है। तो जन्मभूमि पथ 14 कोशी मार्ग पर भी चल रहा काम। तो 32,265 करोड़ की लागत से हो रही विकास कार्य। तो सीएम योगी ने 3 शिफ्टों का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मजदूर लगाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो नवंबर में 32,265 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य को लेकर सीएम योगी ने 3 शिफ्ट काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कन्नौज में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। पति ने की पत्नी, प्रेमी और बच्चे की हत्या। बच्चों के साथ प्रेमी के घर गई थी पत्नी। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर एएसपी और सीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारा मनोज इंद्रगढ़ थाना के टूडवापुर का निवासी है। तो आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो मौके पर एएसपी और सीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो हत्यारा मनोज इंद्रगढ़ थाना के टुड़पुरा का ये पूरा निवासी। और अधिक जानकारी के साथ राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मर्डर को लेकर? राहुल, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए राहुल की से अपडेट लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी इलाके में मच गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कन्नौज में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी, जहां पति ने पत्नी, प्रेमी और बच्चे की हत्या की। तो बच्चों के साथ प्रेमी के घर गई थी पत्नी और इस दौरान इस हत्या को अंजाम दिया पति ने। तो आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मौके पर एएसपी और सीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे ट्रिपल मर्डर केस को लेकर? जी देखिए, जिस तरह की बात की जा रही थी कि एक पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जिसके बाद मौके पर ही उसका पति पहुंच गया, जिसके बाद उसने अपने बच्चे सहित पत्नी और प्रेमी की धारदार से हत्या कर दी, जिसमें तीनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पति को हिरासत में लिया और तीनों का शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम भेजा। वहीं अगर लोगों की माने तो ये इन तीनों लोगों का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी कल जो कि अचानक पति को मिली तो वह मौके पर पहुंचा तो उसने रंगे हाथों तीनों लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे अपने बच्चे सहित और पत्नी व उसके पति को, प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस के इस मामले का कहना है कि जल्दी इस मामले पर जांच की जा रही है और भी खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का घोषणा भी की है। परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। तो कुशीनगर में हुए इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया। इसके साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। तो 4-4 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और इस दौरान मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। 12 बजे जो दुखद घटना हुई थी, ये नगर पंचायत रामकोला का वार्ड संख्या 2 है। वहाँ पर नौमी पुत्र सरजू थे, उनकी उम्र लगभग 38 साल है। तो उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद
इस आगजनी में मृत्यु हो गई थी। मौके पर सारी व्यवस्थाएं ठीक है। रात में डीएमएसपी और पूरी टीम विजिट की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 6 मृतक हैं, प्रत्येक मृतक के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। पंजाब की करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। एनएचएआई से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब की सड़क सुरक्षा बल पहल की जानकारी दी तो भवानीगढ़ स्थित ओवरब्रिज को लेकर हुई चर्चा। जालंधर होशियारपुर सड़क कार्य को लेकर भी बातचीत हुई। नितिन गडकरी ने काम जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਕੌਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SSF ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। SSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ SSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 52-53-100 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ भी की है। क्या कि इस संबंध में जो भी तुहानू कुछ चाहिए होया ਅਸੀਂ हाजिर हैं। महत्वपूर्ण सवाल BBMP को लेकर आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काफी बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। BBMP को लेकर क्या कहना चाहिए? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। तो नितिन गडकरी से ये मुलाकात पंजाब के CM भगवंत मान की। और देखिए इस दौरान NHI को लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए पंजाब के CM भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है पंजाब के लिए, क्योंकि NHI को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। पीयूष, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो निश्चित रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं न कहीं उन्होंने इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और खासतौर पे उन चीजों को लेकर चर्चा हुई जिसमें खास अगर सड़क और परिवहन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं वो कहीं न कहीं अभी अधर में है, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बाकायदा कहीं न कहीं आश्वासन दिया है। और कई महत्वपूर्ण क्योंकि पंजाब में जब से भगवंत मान सरकार आई है, आपने देखा किस तरीके से चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या अन्य सेक्टर की बात करें, लगातार विकास हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कल जो मुलाकात हुई है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई, सड़क को लेकर की जो पहले से भी कहीं न कहीं पेंडिंग पड़े हुए थे और उसको किस तरीके से उसमें और फंड दिया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण जो चर्चा है कल हुई है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। पंजाब की CM भगवंत मान ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हिमाचल प्रदेश को पानी देने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने हिमाचल को पानी देने पर NOC की शर्त हटाने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने बीते 15 मई को आदेश जारी कर NOC की शर्त हटाई थी। CM भगवंत मान ने अपने पत्र में लिखा है कि BBMB केवल एक प्रबंधन है जिसे केंद्र सरकार सीधे पानी देने का आदेश नहीं दे सकती है। उन्होंने लिखा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पानी दिए जाने का पैमाना पहले से तय है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा BBMB को सीधे आदेश जारी करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया। BBMB में पंजाब का हिस्सा 55% और हरियाणा का 45% रहा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि BBMB के लिए एक्स काडर बनने के बाद केंद्र सरकार मनमर्जी नहीं कर सकेगी, तो BBMB में पंजाब के हिस्से में आने वाले पदों पर राज्य से विमर्श किए बिना दूसरे राज्य के अधिकारी तैनाती किए जा रहे हैं, तो पंजाब के हिस्से आने वाले पदों को अनदेखा किया जाता है और प्रदेश का पक्ष रखने के लिए अधिकारी भी नहीं होते हैं।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नंगल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को 2 शिफ्ट में चलाया जाए। हरजोत बैंस पंजाब सिविल सचिवालय के नंगल फ्लाईओवर के निर्माण संबंधित साप्ताहिक प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पंजाब राज्य के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने नंगल फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए लचर प्रदर्शन के लिए कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों को सख्त शब्दों में कहा कि यदि फ्लाईओवर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो, निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में कंपनी को कोई टेंडर नहीं दिया जाएगा। हरभजन सिंह ने इस फ्लाईओवर के निर्माण की गंभीरता को देखते हुए 23 जून 2023 को अपने कार्यकाल में नंगल फ्लाईओवर की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक को पुनर्निर्धारित किया। तो कैबिनेट मंत्री बैंस ने बैठक में उपस्थित एसडीएम मनीष राणा को निर्देश दिया कि नंगल शहर के सड़क के मरम्मत कार्य में भी तेजी लाई जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के जीरकपुर शहर के सभी वार्डों में स्थित शमशान घाटों के सुधारीकरण पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें शमशान घाट की तरफ जाने वाली गली, बरामदे, शेड और 4 दीवारी का काम किया जाएगा। अन्य कामों में शमशान घाट पर शवों को स्नान कराने के स्थान, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को रखने के लिए छांव के लिए टीन शेड लगाए जाएंगे। प्रार्थना सभा के साथ ही रोशनी आदि की व्यवस्था की जाएगी। लोगों के बैठने के लिए बेंच, लाइटिंग और पौधारोपण के अलावा साफ सफाई भी की जाएगी। इसके लिए नगर काउंसिल ने एस्टीमेट बनाकर काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। तो वहीं शमशान घाट की सड़क बनाने के लिए 15,77,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर इलाके में सीएमएस कंपनी में हुई 8.49 करोड़ की लूट के मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ पत्र लिखा। उक्त पत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव को लिखा गया है, जिसमें उनसे कंपनी का लाइसेंस रद्द कराने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इस मामले में लूट का कारण कंपनी का घटिया सिक्योरिटी सिस्टम था, जिसकी वजह से लुटेरों के लिए यह वारदात करना आसान हुआ। वहीं पुलिस की 10 टीमें ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्लापुर, मंडियाड़ा और अन्य गांवों की झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा महिला समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। बता दें कि न्यू राजगुरु नगर में एटीएम में कैश लोड करने वाली सीएमएस कंपनी के दफ्तर से 10 लुटेरे 8.49 करोड़ रुपए कैश वैन में भरकर फरार हो गए थे। वहीं हल्का डेरा बस्सी विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बल्टाना के वार्ड नंबर 31 में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के निवासियों की समस्याएं सुनी, आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान रंधावा ने कहा कि हमारी स्वच्छ राजनीति से प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की आर्थिक स्थिति पटरी पर आई है। उनकी सरकार के अथक और ईमानदारी प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में जोरदार इजाफा हुआ है और पंजाब वित्तीय घाटे से वित्तीय लाभ वाला राज्य बन गया है। बीते 1 वर्ष के दौरान जीएसटी, आबकारी, परिवहन और स्टैंप ड्यूटी के रूप में राजस्व में शानदार बढ़ोतरी हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दलित वोटर्स की ओर कांग्रेस का रुख देखने को मिल रहा है। दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए लगाएगी शिविर। वोट बैंक के लिए गांव-गांव शिविर लगाएगी कांग्रेस। तो दलित वोट बैंक को वापस लाने में जुटी हुई है कांग्रेस। वोट के लिए शिविर में बनाई जाएगी ग्रामीण इकाई। तो जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटियां होंगी तय। तो बूथ कमेटियों को चुनौती जीतने का दिया गया है मंत्र। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, जहां पर दलित वोट पर लगातार कांग्रेस की नजर है। बूथ कमेटियों को चुनौती जीतने का जीत का मंत्र दिया गया है। तो किस तरह से दलित वोटर्स को अपनी ओर करना है,
इस रुख में कांग्रेस है तो दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए शिविर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। वोट बैंक के लिए गांव गांव शिविर लगेगा ये। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए हर कोई लगातार मैदान में उतरा हुआ है चुनावों को देखते हुए, और इस दौरान कांग्रेस पार्टी भी एक बार फिर से दलित वोट को अपने पक्ष में लाने के लिए शिविर लगाने की तैयारी में है। जी निश्चित तौर उत्तर प्रदेश आ जाता है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस जहां अपना जनाधार खोते नजर आ रही है। अब उसके पास एकमात्र विकल्प है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करे। अगर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस ठीक होती है तो माना जा सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से जीवंत होते आपको देख सकती है। और सबसे बड़ी बात अगर करेंगे, उत्तर प्रदेश में 27% वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक आता है जो कि दलित वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने के लिए हर पार्टी अपने पिछले जो नेता है उनको आगे करने की कवायद करी। जहां हमने देखा भारतीय जनता पार्टी तमाम जो अभी पदाधिकारियों के आपने देखा था कि अगर ज्वाइन किया गया था तो भी दलित चेहरों को आगे किया था। जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें भी दलित चेहरों को किया गया था। जो केंद्र के मंत्रिमंडल होंगे उसमें भी दलित चेहरों को लिया जाएगा। उसी तरह से कांग्रेस भी अपने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से गाँव गाँव में अब अपने वोटरों के पास जाएगी, बताएगी किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी उसी ने दलित उत्थान किया था, उसी ने दलितों के लिए काम किया था। और पिछले जो 75 साल में काम किए गए वो दलितों के लिए जो काम किए गए थे वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसके लिए सबसे पहले मंडल होगा, मंडल जिलाध्यक्ष और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही साथ अपने बूथों को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। माना जा रहा है एक बार फिर से शहर को छोड़ के रुख किया है गाँव का। गांव में माना जाता है जो ग्रामीण वोट बैंक होते हैं वो पहले से जो पहले अगर देखेंगे आप कांग्रेस की स्थिति तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत की जाती थी। तो एक बार फिर से शहरों को न पकड़ के बल्कि गाँव का रुख करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और दलितों के लिए विशेष एक शिविर लगाया जाएगा। उनमें शिविर में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, दलित उत्थान के लिए जो काम किया है, ग्रामीण लोगों के लिए काम किया है, इनको लेके बात की जाएगी। घर घर तक अभियान चलाए जाएंगे। इसका जो है वो घर घर तक जाके इसका प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं आगामी 2024 का जो इलेक्शन है, माना कि उसमें 6 से 7 महीने का भी वक्त है, पर अब उसकी जो तपिश है वो आपको उत्तर प्रदेश की तर्जुमे भी देखने को मिलती नजर आने लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। तो कांग्रेस की दलित वोट पर नजर है और इसी को लेकर शिविर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। तो दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए यह शिविर देखने को मिलेगा। गांव गांव ये शिविर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आने वाली है। वहीं बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई सम्मेलन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी सभी विधानसभा में चलाएगी। महाजनसंपर्क अभियान प्रदेश में कई स्थानों पर आयोजित होंगे। लाभार्थी सम्मेलन प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर होंगे। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन तो विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लाभार्थी सम्मेलन लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन कानपुर देहात, मुरादाबाद नगर और बिलासपुर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। तो धनौरा, अनूप शहर, डिबाई, कोल, आगरा कैंट में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन होगा। जसराना, कासगंज और महमूदाबाद और सरोजनी नगर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन। तो मोहनलालगंज और गौरीगंज, लंबुआ, करछना और जैतपुर में भी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दरियाबाग, भिन्ना, कटरा बाजार, मुगराबाद शहर और संयुक्त मोर्चा सम्मेलन यहां पर भी आयोजित किया जाएगा। तो मछली शहर और माड़ियाऊ, दीनदयाल नगर, अजगरा में भी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रतापपुर और मड़िहाना विधानसभा में भी आयोजित होगा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन।